आज हमारे साथ हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। शुरू में यहाँ से करना चाहूँगी कि मौजूदा राजनीति में आपको क्या लगता है कि युवाओं का आना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले एटीएन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुद्दों की बात जो कार्यक्रम चलाया, उससे शहर के प्रत्येक जो नेता हैं उनको सबकी अपनी अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। इसमें सबसे पहले सभी आपको, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने पूछा कि युवाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। आज जिस प्रकार पूरे देश में 65 से 70% आबादी युवाओं की है, यदि युवा राजनीति में आएंगे तो जो 65% लोग हैं उनकी बातों को समझ पाएंगे और उनके जो मुद्दे हैं उनका निराकरण करा पाएंगे। आज हमारे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे मुद्दों, आज देश की हालात क्या है बेरोजगारी के माध्यम से, तो युवा जितने ज़्यादा आएंगे राजनीति में उतने ही उनके आम जन के काम हो पाएंगे। युवाओं की अगर भागीदारी बढ़ती है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके के बदलाव हम प्रदेश स्तर पे या पूरे देश में देख सकते हैं? आज कांग्रेस पार्टी में 50% युवाओं को भागीदारी देने की बात की। इसका आपको संकल्प शिविर के बाद जो उदयपुर में हुआ था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के बाद, जो भी प्रदेश कमेटी, जिला की कमेटी या ब्लॉक की कमेटी या मंडल कमेटी है, उसमें युवाओं को और महिलाओं को भागीदारी देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। और आगे विधानसभा के चुनावों में भी, लोकसभा के चुनावों में भी युवाओं को भागीदारी देने का काम किया जाएगा। जिस तरह से सर आज की राजनीति में परिवारवाद, जातिवाद का ज़्यादा बोलबाला होने लगा है, तो जो युवा राजनीति में आना चाहते भी हैं वो भी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? ये आपका सही क्वेश्चन है। जो आज सरपंच भी बन जाता है ग्राम पंचायत का, तो वो चाहता है कि अगली पीढ़ी में उसका बेटा सरपंच बने। प्रधान चाहता है कि मेरा बेटा प्रधान बने। हर परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने आगामी परिवार को, पीढ़ी को राजनीति में लाकर उसको अपनी बापोती समझ लेता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लोग समझदार हो गए, अवेयरनेस हो गए। जो जनता के बीच रहेगा, जनता के बीच काम करेगा, उनको जनता वोट देगी, उनको जनप्रतिनिधि चुनेगी। राजनीति में इस वक्त मौजूदा हालात की बात करें तो युवाओं की भागीदारी बढ़ तो रही है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। क्या इसके लिए आप पार्टियों को भी कई हद तक जिम्मेदार मानते हैं कि वो युवा जोश से ज़्यादा अनुभव को तरजीह ज़्यादा देते हैं? युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, उसके साथ अनुभव, दोनों मिश्रण से ही काम आगे बढ़ पाएगा। युवाओं का जोश और अनुभव दोनों को तालमेल से पार्टियाँ और संगठन चल पाते हैं। इसी के तहत हमारी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उनका अनुभव है, अच्छा अनुभव है। आज हमारे ज़िले में भंवर जितेंद्र सिंह जैसे बड़े युवा नेता हैं, जिन्होंने एक मील का विकास के रूप में मील का पत्थर साबित कर दिया। आज अलवर में जब वो सांसद थे, कितने सारे पुल बन गए। जो 60 फुट का जो एरिया आता है, जो जिसको पटरी पार बोलते हैं, उसकी हमारे शहर में कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप वहाँ टहलको चौराहे से लेके आज आप भुगोर बाईपास तक चल जाइए, कम से कम 6 पुल वैसे बना दिए जो आदमी 5 मिनट के अंदर इस पार से उस पार चल जाता है। पहले रेलवे फाटक बंद रहते थे, 2-2 घंटे, आधा घंटे जाम लगा रहता था। उसको निराकरण करने का काम युवा सांसद हमारे जितेंद्र सिंह जी बने थे, उन्होंने विकास के नए आयाम दिए। आज शहर में मिनी सेक्रेटरीट हो, मेडिकल कॉलेज हो, तमाम तरह की बड़ी जो योजना लाकर अलवर के विकास को नया आयाम देने का काम किया था। गहलोत सरकार के अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? आपने गहलोत सरकार में जो काम किए, न भूतो न भविष्य है। आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले किसी घर में कोई बीमार हो जाता था,
कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी तो हॉस्पिटल में भर्ती कराने से पहले ये चेक करते थे मध्यम परिवार के लोग या गरीब परिवार के लोग कि भाई हम भर्ती तो इसको करा देते हैं, तो इसका 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो बिल आएगा वो हम कहाँ से भरेंगे। आज कोई भी आदमी भर्ती होता है अस्पताल में तो उसका 0 बिल आता है चिरंजीवी योजना के माध्यम से। ये एक रामबाण साबित होगा राजस्थान की जनता के लिए। अशोक गहलोत जी ने जो चिरंजीवी योजना दी, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया, ये बड़ी सौभाग्य की बात है राजस्थान की जनता के लिए। और बहुत जनता के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अशोक गहलोत जी को, जो इतना अच्छा काम किया। 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया गरीब परिवारों को। तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभान्वित करने वाली इतनी सारी स्कीम है कि लोगों को याद नहीं है, लेकिन कितने अनुकृति योजना युवाओं के लिए दे रहे हैं, बाहर कोचिंग पढ़ने के लिए जाने के लिए, और तमाम तरह की योजनाएं, राशन किट दे रहे हैं, बिजली का बिल फ्री दे रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं, जिससे ऐसा मुझे कोई प्रदेश नहीं जहां इतना अच्छा कार्य किया जा रहा हो। लेकिन बीजेपी इस पर कटाक्ष करते हुए ये कहती है कि ये उनकी ही योजनाएं थी जिन्हें नया नाम दे करके गहलोत जी जो हैं वो आने वाले चुनावों में अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से प्रदेश में बीजेपी ने बिजली का बिल माफ़ किया, 100 यूनिट किया क्या? आप बताइए। क्या चिरंजीवी योजना में 25 लाख किसी प्रदेश में दिया है उसने फ्री इलाज के लिए? कौन से प्रदेश में इनको उच्च शिक्षा के लिए स्कीम दी जा रही है? सिर्फ भाजपा का काम है भाई को भाई से लड़ाना, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ाना। सिर्फ आज महंगाई किस ओर बढ़ गई है? 2014 से पूर्व महंगाई कितनी थी, आज कितनी दर बढ़ गई। पेट्रोल के दाम तब क्या थे, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल की रेट क्या थी, आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल की और डीजल की कीमत घटी है और हमारे हिंदुस्तान में बढ़ी है। 2014 में पेट्रोल डीजल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें कितनी थी और उस समय पेट्रोल डीजल क्या था? उस समय डॉलर और रुपए की बात करते थे, आज डॉलर 80 पार पहुंच गया। आज जब मोदी जी भाषण देते थे कि जैसे जैसे रुपये का दाम घटते हैं वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत घटती है। आज क्या मोदी जी की इज्जत नहीं घट रही? ये सिर्फ जुमला है, भाजपा कुछ काम नहीं कर रही है। आप मुझे यहाँ के सांसद आदरणीय बालकनाथ जी यहाँ के सांसद है, आप उनसे पूछिए आपके द्वारा पूरे ज़िले में 2 योजना ऐसी जो मील का पत्थर साबित है, ऐसी योजना बताइए। भंवर जितेंद्र सिंह जी जब सांसद थे, आए दिन जब वो दिल्ली से यहाँ आते थे, मंत्री थे, आए दिन बड़ी बड़ी योजना को उद्घाटन करते थे। इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हमारे ज़िले में इतने सारे पुल बना दिए, इतने सारी मिनी सेक्रेटेरिएट खोल दिया, प्रताप ऑडिटोरियम खोल दिया, इसमें अपने खेल के लिए अंडर उसमें इंडोर स्टेडियम खोल दिए। तमाम तरह की चीज़ लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने किया। भाजपा के सांसद से पूछिए क्या आपने कौन सा काम किया, एक काम तो बताए कम से कम। आप शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा, या फिर इस सफ़र में कहीं कुछ ऐसा कोई घटना हुई जिसने ये प्रेरित किया कि नहीं, अगर मैं राजनीति में जाता हूँ तो ही कुछ बदल सकता है? हम छात्र जीवन से लोगों के मुद्दे उठाते थे, या किसी छात्र की फीस कम कराने की बात हो, या किसी को अस्पताल में मदद कराने की बात हो, छोटे छोटे मुद्दे लेकर हम उनके युवाओं को लड़ते थे। ऐसे हम आज ये हालत हो गई, हम राजनीति में, आज मैं पहले यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष बना, युवाओं के आज हमारे राहुल गांधी जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने यूथ कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया शुरुआत की 2010 में। उस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे युवा साथियों ने मेंबरशिप कराई और उन्होंने मुझे अलवर शहर विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना। उसके बाद में मैं जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद उसमें हम साथियों के सहयोग से अच्छा हम लोगों ने काम किया और आज मैं राष्ट्रीय सचिव के पद पे हूँ, मेरे सब युवा साथी और मेरे नेताओं के कारण। और आज हम जिस संगठन में काम करते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे देश में, विश्व में कोरोना जैसे बीमारी आई और हम चाहते हैं कि ऐसी बीमारी से ईश्वर हमें दूर रखे। लेकिन हम लोग उस जब बीमारी थी तो हमारे यूथ कांग्रेस के साथ ही पूरे रोड पर कोई सैनिटाइज कर रहा था, कोई गरीब, कोई असहाय को सिलेंडर पहुंचा रहा था ऑक्सीजन का, कोई दवाई पहुंचा रहा था। तमाम तरह का काम करने का काम यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया। हम एक सामाजिक सरोकार के रूप में राजनीति करने
करते हैं। अभी किसान आंदोलन था, 6 महीने से अधिक समय तक हम उन लोगों को खाना देने का काम यूथ कांग्रेस साथियों के द्वारा किया गया। तमाम जो जन मुद्दे हैं, आज शहर में चाहे पानी की व्यवस्था की कमी है, वो समय समय पर उनको अधिकारी से मिलकर उनको निस्तारण करने की बात करते हैं। ESI अस्पताल कांग्रेस सरकार की देन है, कांग्रेस सरकार बना और जैसे ही 2014 में भाजपा की सरकार आई उसको बंद कर दिया गया। हम लोगों ने मुद्दा उठाया, उसको चालू करवाने का काम किया। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे यूथ कांग्रेस समय समय उठाती रहती है, जनहित के मुद्दे हैं, उन पर काम करते हैं हम लोग। अब तक के अपने आप राजनीतिक सफ़र को किस तरीके से देखते हैं और क्या मुख्य उपलब्धियां मानते हैं आपकी? हाँ, इतने इस सफ़र में मैंने ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम थे जो मैंने किए, और कौन से ऐसे आपको लगता है काम कि मुझे आगे चल के करने हैं? मैं एक कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन का पदाधिकारी हूँ। जैसे जैसे पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं वहाँ जाके काम करता हूँ, चाहे बूथ स्तर पर काम करने का दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का दिया, और संगठन में जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी दी वो निभाई। और इसमें हमने मुकाम की बात, जो मुद्दे थे जनहित के मुद्दे, समय समय हमने उठाते रहे और जनहित के मुद्दों में लोगों की मदद करने का प्रयास किया। आज जो ESI हॉस्पिटल, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ESI हॉस्पिटल इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। पहले 600 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, फिर उसको 1000 रुपये कर दिया गया। कांग्रेस के देन थी, और उसको फिर इतनी अच्छी बिल्डिंग बन गई थी। 2013-14 में भाजपा की सरकार आई, 13 में विधानसभा में राजस्थान में आई और 14 में केंद्र में आई। उसके बाद इसको काम को रोक दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने संघर्ष किया, सड़क से लेकर संसद तक सड़क किया। हमारे आदरणीय उस समय उपचुनाव में डॉक्टर करण सिंह जी सांसद बने, उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। हमने सड़क पर जाके उनको प्रोटेस्ट किए, घेराव किया कलेक्ट्रेट का। फिर इसको चालू करने का काम भाजपा के लोगों ने इसे रोकने का काम किया। दबाव में आके 25 बेड का 50 बेड का चालू किया था, और आज अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। आज मील का पत्थर साबित होगा अलवर ज़िले के लिए, क्योंकि कम से कम 500 बेड का ESI हॉस्पिटल है हमारे ज़िले में। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आज मेडिकल कॉलेज खुल गया जेल के अंदर, अलवर के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। आज मुझे ये तो बताइए मैडम आप कि एक भी भाजपा के लोगों ने एक भी ऐसा काम किया जो मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, दोनों पार्टियों के बीच में ज़ुबानी जंग भी तेज़ हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अलवर ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरीके से काम चल रहा है? हमारे यूथ कांग्रेस के साथी बूथ स्तर पर जाकर लोगों को चिन्हित कर यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम पूरे प्रदेश भर में चला रहे हैं। उसी के तहत अलवर सहित पूरे अलवर विधानसभा सहित 11 विधानसभा में चला रहे हैं। एक बूथ पर 10 युवाओं को चिन्हित कर सभी धर्म सभी समुदाय के लोग उसमें जोड़े जा रहे हैं, और महिला भी उनको जोड़ा जा रहा है, जो बूथ पर जाकर कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को, अशोक गहलोत की योजनाओं को से लोगों को लाभान्वित करा सके, और उसकी हम चाक चौबंद तैयारी कर रहे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा इस वक्त बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। पार्टी को अगर मैं साइड में रख दूं, एक युवा नेता होने के तौर पर क्या मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपको भी लगता है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और अगर हाँ तो क्यों वो इतना असहज महसूस कर रही हैं? महिला की सुरक्षा हमारे देश में होनी चाहिए। आज मणिपुर की हम जब बात करते हैं, आज आप थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, एक महिला के साथ किस प्रकार का अत्याचार डरावना वीडियो था, उसको हम देख नहीं सकते। बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी उस पर मौन है। आज तक उस CM के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ की जो राज्यपाल है वो कह रही है कि इस पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं की गई। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब पहले निर्भया कांड हुआ, उस परिवार के साथ पूरा गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, उसके साथ आप वहाँ खड़े थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ है? बात सही है कि कई जगह आपने प्रदेश की बात की, प्रदेश में भी कई घटना घटित हुई महिलाओं के साथ, लेकिन ये घटनाएं घटित हुई उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, लोगों को पकड़ने का काम किया। और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है, जो भाजपा से जुड़े हुए संगठन
ABVP छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा इतनी घिनौनी हरकतें होती है, उस पर ये माफ़ी तक नहीं मांगते। ये घटना गजेंद्र सिंह शेखावत जहाँ से सांसद हैं, उसके क्षेत्र जोधपुर से, जो गजेंद्र सिंह उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, आज वहाँ के सांसद हैं, और उन जिस दल से वो जुड़े हुए हैं, जिस संगठन से ABVP से जुड़े हुए थे, उन्हीं संगठन के छात्रों ने ऐसा किया। और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको अभी इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। सर, जैसे भी आपने कहा कि घटनाएं हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन जब विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा ने सही बात कही कि प्रदेश में हुई, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों? राजेंद्र गुढ़ा जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये मुझे जानकारी नहीं। विधानसभा सदन के अंदर ही बात उन्होंने ये कहा कि मणिपुर की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें पहले अपने गिरेबान में ये झांक के देखना होगा कि राजस्थान में भी महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहा है और यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले जोधपुर की ओसियां सीट से विधायक दिव्या मदेरणा भी 2 दिन पहले सेम उन्होंने यही बात की कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ही की पार्टी के अगर विधायक और मंत्री ये बात बोल रहे हैं, तो क्या वाकई में एक आम महिला यहाँ पे सुरक्षित है? दिव्या जी हमारी बड़ी बहन है और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, और उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो अपने मुद्दों की बात जज्बात से उठाते हैं। और हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी है, यदि कोई सच कोई बात है तो उठाने चाहिए, और उठाई भी होगी, और उस पर उन्होंने कार्रवाई भी की होगी। आपको जानकारी, आपने ये नहीं बताया मुझे कि दिव्या जी ने जब बात उठाई उसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई। उनका ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर हमला होता और आज भी मेरे आरोपी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। अभी आप तुरंत मालूम कीजिए इस कथन के बाद कि वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए कि नहीं हुए, और वो लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। हो सकता है समय लग सकता है, लेकिन इतना बड़ा मणिपुर में हो रहा है मैडम। आज सरेआम किसी करगिल में युद्ध लड़ने वाले सैनिक की बीवी के साथ इतना दुराचार हो रहा है, और माननीय मोदी जी इस पर कुछ कर नहीं पा रहे। ये इससे शर्मनाक घटना कुछ हो सकती है? बिल्कुल ठीक है, मोदी जी को भी बोलना चाहिए, जो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल ही शर्मनाक भी है, गलत भी है। लेकिन क्या राजेंद्र गुढ़ा पे कार्रवाई होने को आप सही मानते हैं? पार्टी के कुछ नियम कानून होते हैं, उसमें आला कमान ने कुछ सोच समझ के कार्रवाई की होगी। उन्होंने पूर्व में भी एक वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल जी के खिलाफ अपशब्द कहे थे, तरह तरह की घटना घटित हुई। और राजेंद्र गुढ़ा जी मेरे ज़्यादा बेहतर सब लोग जानते हैं, कभी किसकी बात करते हैं, कभी किसकी बात करते हैं। सब लोगों उसको कथनी में कई अंतर है। हम ये बात सही है कि हम बसपा से विधायक बने थे, हम पार्टी का समर्थन दिया था, लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि वो सरेआम गुंडागर्दी करें। अपने क्षेत्र में उनकी हालत चेक कीजिए आप, किस प्रकार की हालत है। और जो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, जो आला कमान निर्णय लिया है वो सही लिया होगा, अपने हिसाब से लिया। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले जो दिल्ली में बैठक हुई थी, महाबैठक हुई थी, जिसमें से ये निकलकर सामने आया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर के, मतलब सचिन पायलट और CM अशोक गहलोत के बीच में जो भी खींचतान या आप कह सकते हैं मनमुटाव चल रहा था, उसे दूर करके एकजुट होकर जाएंगे। अगर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ पहले तो कि क्या वाकई में अंदर सब ठीक है, हो चुका है? सब कुछ पहले भी ठीक था, अब और ज़्यादा ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग इधर उधर की बात करते हैं। आप दूसरी शब्द मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे अलवर में प्रदेश की दो बार मुख्यमंत्री रही हुई वसुंधरा राजे यहाँ पधारी। यहाँ के कई विधायक नहीं पहुँचे, पूर्व विधायक नहीं पहुँचे, वो उनके समय कैबिनेट में उनके साथ मिनिस्टर रहे, वो लोग नहीं पहुँचे। क्या किसी मीडिया वाले ने बात पूछी उनसे? ऐसी क्या उनकी पार्टी में खींचतान नहीं है? किसी घर में 2 बर्तन होते तो भिड़ जाते हैं, लेकिन भाजपा में किसी को नहीं दिखता, सब दिखता है सचिन पायलट अशोक गहलोत, सचिन पायलट अशोक गहलोत। अरे भैया, आज वो दोनों पारिवारिक एक दूसरे के पारिवारिक सदस्य हैं। अशोक गहलोत जी कई बार कह चुके हैं कि राजेश पायलट जी उनके मित्र हैं और राजेश पायलट जी के वो बेटे हैं। सचिन पायलट कह चुके कि ये मेरे पारिवारिक मित्र, राजनीति में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हो सकता है वो सही थे, गलत थे, क्या थे, लेकिन अभी पार्टी में सब कुछ ठीक है। चलिए मान लेते हैं, आपने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि CM अशोक गहलोत की जो छवि इस वक्त अगर बात की जाए, जिस तरीके से वो रोज़ कुछ ना कुछ जनता के लिए नया पिटारा खोलते हैं, जनता सोचती है कि आज जादूगर के पिटारे से कुछ निकल कर आएगा, बेहद खुश भी है जनता।
इसके बावजूद भी उनको आने वाले चुनावों में सीएम फेस ना बनाना, बिना सीएम फेस के जाना पार्टी के लिए कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान का सौदा हो जाए? सीएम बनना ना बनना पार्टी के विधायक दल के विधायक तय करते हैं। विधायक जिसके पक्ष में ज़्यादा होता है वो विधायक बनता है। ये कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान पर चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई सीएम चेहरा नहीं होता, लेकिन जिसके पक्ष में जिसको ज़्यादा चाहते हैं विधायक वो मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे पूर्व 2018 में बने थे, ऐसे ही जो रिपीट सरकार होगी उसके बाद जो उसको लोग चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। अलवर ज़िले की हम बात करें तो पिछले 3 चुनावों से यहाँ पर जो विधायक बनते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस बार कांग्रेस इसे बदल सकती है, इस इतिहास को? पिछले करीब 2008 से लेकर आज तक विधायक 3 बार भाजपा के चुने गए। यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन भी भाजपा के हैं। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने युद्ध स्तर पर काम चालू कर दिया है और इस बार 100 नहीं 200% मैं दावे के साथ कहता हूँ अलवर शहर का विधायक कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा। किसी भी पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट दे वो कांग्रेस पार्टी यहाँ से विधायक बनेगा। मौजूदा विधायक के काम को आप 4.5 साल से ज़्यादा संजय शर्मा जी के काम को हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं? क्या विकास आपको दिखा कि हाँ ये काम उन्होंने किया है? संजय शर्मा जी अलवर के माननीय विधायक हैं। मैं उनका एज ए सामाजिक रूप से उनका सम्मान करता हूं, लेकिन लगभग 4.5 साल हो गए सिर्फ मीडिया में आने के अलावा, अपनी कई जगह धरने में बैठने के अलावा ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया जो जनता को दिखना चाहिए। मैं उनके जो किए, मुझे तो आप किए वो काम पूछ रहे हो, मुझे ऐसा कोई काम नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम भी किया है। आप बता दीजिए मुझे एक भी काम किया हो। ऐसी जनहित के मुद्दे सिर्फ माहौल बनाने के लिए मीडिया को मैनेज कर कर इधर कभी धरने बैठ जाते हैं, कभी पानी रोकने लग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आज अलवर में पानी के लिए आम जनता बेहाल है। ये बात सही है कि जल स्तर गिर गया और पानी नहीं आ पाता। अभी कभी तो बात करते हैं सीली सेट की, सही बात है, सीली सेट का पानी आ जाएगा तो थोड़ा यहाँ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। पिछली जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से सांसद थे, जब विधायक चाहे वहाँ बीजेपी के था, तब एक चंबल के पानी की लाने की योजना बनी और योजना को अलवर लाने के लिए प्रपोजल तैयार हुआ। उसमें करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और खर्च हुए। उसके बाद समय लगा, उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई 2013 में आई तो उसको योजना को बंद कर दिया। और फिर माननीय मोदी जी ने, वसुंधरा जी ने कहा बड़ी बड़ी मीटिंगों में ERCP योजना को यहाँ लागू करेंगे, ईस्टर्न कैनाल योजना, और उसके माध्यम से पूरी राजस्थान को पानी पिलाया जाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ईस्टर्न कैनाल योजना में एक काम भी चालू नहीं किया इन लोगों ने। और जो यदि अशोक गहलोत जी की सरकार उसको काम करना चाहती है, उसको करने नहीं दे रहे। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक गूंगे बैठे हैं, जनता को पानी नहीं पिलाना चाहते। यदि ऐसा कोई आपस में मतभेद है तो बैठ के बात करनी चाहिए, कांग्रेस के लोगों को बुलाना चाहिए। आप वहाँ के विधायक हो, जनता ने आपको विधायक बनाया है, पूरे शहर के विधायक हो आप, जनता ने बालकनाथ जी को सांसद बनाया है, आपको बात करनी चाहिए। आप पूछिए बालकनाथ जी से जब मिले तो भैया आपने अलवर की जनता के पानी के लिए क्या मुद्दे उठाए, ERCP के लिए क्या प्रयास किए, करने चाहिए थे प्रयास। आज आपने केंद्र में आपकी सत्ता है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी भावी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अपने आप को। भाई आप जनता को पानी पिलाना नहीं चाहते। यदि आप बिना बने जल शक्ति मंत्री हो और आप जनता को पानी नहीं पिला रहे, मुख्यमंत्री बनकर क्या करोगे आप? कितना आप कष्टदायक, जनता को कष्ट में डालने लायक हो। तो इन लोगों को बात करनी चाहिए थी। ये तो अपने चापलूसी में मशगूल रहे कि जनता की बात नहीं उठा पाए। आप पूछो संजय शर्मा जी कितनी बार यहाँ आए, गजेंद्र शेखावत जी, उनसे कुछ बात करी कि उन्होंने ERCP मुद्दे पे? भाई ERCP का मुद्दा जनता के हित के मुद्दा है ना, ये कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है। आपके प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, इसको आना चाहिए। इस मामले पर जब उनसे बात हुई तो संजय शर्मा जी कहते हैं कि सरकार जो है कांग्रेस की है, मुझे ऊपर से रोक दिया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता। जब हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे।
कोई डबल सिग्नल सरकार नहीं, उनका इंजन फेल हो चुका है। पुनः गहलोत सरकार के नेतृत्व कामों को देखते कांग्रेस की सरकार राजस्थान बनेगी। जनता सब कुछ देख चुकी है। गहलोत जी ने हज़ारों करोड़ रुपए का बजट ERCP के लिए सैंक्शन कर दिया। आप मुझे चौराहे पे खड़े कर लो, संजय शर्मा जी को मुझे खड़ा कर लो, आप पूछे भी काम किसने रोका। मैं युवा हूँ, यूथ कांग्रेस राजनीति करता हूँ। या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूँ कि भैया आप केंद्र सरकार ने काम रोका होगा तो वो राजनीति छोड़ दें, राज्य सरकार ने रोका होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। पूछला बात कर लो उनसे। इस पाले से उस पाले में सिर्फ गेंद डालने का काम हुआ है। हम पाले में नहीं डाल रहे मैडम। हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरे चाहती है और बजट भी सैंक्शन कर दिया इस बजट में कि हमारे प्रदेश की जनता को पानी मिले, लेकिन सिर्फ केंद्र के लोगों ने रोक रखा है। मध्य प्रदेश के लोगों ने अड़चन लगा रखी है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार बात करनी चाहिए शिवराज जी से कि भाई हमारा राजस्थान प्रदेश को पानी मिलना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है आपको? पानी के अलावा अलवर की और कौन सी मुख्य समस्याओं का आप जिक्र करना चाहते हैं कि अगर इस बार ये तिलिस्म टूटता है 15 साल का और आपकी पार्टी से विधायक आते हैं तो उन बड़ी मुख्य समस्याओं पर काम करेंगे? भंवर जितेंद्र सिंह जी ने विकास की एक नींव रखी थी और वो दुर्भाग्य से वो लंबी नहीं चल पाई। वो 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए एक मोदी लहर में। अलवर जो मूसी महारानी की छतरी है उसके आसपास 1 किलोमीटर के रेडियस में पुराने काल के पौराणिक एक हेरिटेज टाइप की मकान है। उन लोगों में यदि यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए तो आज हमारे शहर में इतने टूरिज्म आ जाएंगे कि यहाँ लोग किराए के मकान जो होटल में तब्दील हो जाएंगे। आज अलवर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ होटल का तब्दील हो जाएंगे, यहाँ की आजीविका में के साधन रोजगार बढ़ेगा। आज अलवर में पानी के अलावा यहाँ सफाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दुर्भाग्य है कि यहाँ भाजपा के बोर्ड है। भाजपा का बोर्ड आपको जगह जगह मिल जाएगा, कितने कचरा हो रहा है हर गली घर मोहल्ले में, इस पर कोई बात नहीं करता। आज वहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन से पूछो भैया आपने कितने मोहल्लों में गए सफाई चेक की। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब बड़े बड़े ठेके छूटते हैं सफाई के, यदि किसी वार्ड में 10 की लेबर लगनी चाहिए वहाँ 3 लेबर पहुँच पाती है। बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इस पे कोई ध्यान नहीं है भाजपा का। सिर्फ भाजपा हिंदू मुस्लिम जात धर्म से उठ कर कोई बात नहीं करना चाहती। सफाई भी हमारे शहर का बड़ा मुद्दा है। सड़क अभी हमारे शहर की कुछ टूटी पड़ी है, वो टूटी पड़ी है, वो भी बननी चाहिए। ये मूलभूत सुविधा होनी चाहिए अलवर के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलवर दिल्ली और जयपुर के बीच पड़ता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री के क्षेत्र हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिए, हम उस प्रयास है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात ये है मैडम, बड़ी बड़ी कंपनी हमारे अलवर में है और जब अलवर का युवा इंजीनियरिंग किया हुआ, कोई ITI पॉलिटेक्निक किया हुआ, वहाँ लोकल के रूप में नौकरी करने जाता है तो वहाँ लोकल को रोज़गार नहीं मिलता। तो चुनावी समय पे चाहे किसी भी दल का विधायक के चुनाव लड़े, वो सब ये कहेंगे भाई MIA में हम स्थानीय युवाओं को रोज़गार दिलाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो भूल जाते हैं जीतने के बाद। यदि उन स्थानीय युवाओं को स्थानीय कंपनी में रोज़गार मिले तो अलवर में बहुत सारे युवाओं को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। न उनको नोएडा जाना पड़े न बेंगलोर जाना पड़े, उनको यहीं रोज़गार मिल सकता है। अब सर यूथ की हम जैसे बापी अपने बात करी हम कर रहे हैं, इनसे ही जुड़ा एक मामला है पेपर लीक का मामला। खासा नाराज़ हैं आपकी सरकार से इस वक्त यूथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उन्हें मनाने के लिए कि उनके भविष्य के साथ आगे ऐसा दोबारा नहीं होगा और वो फिर से आपकी सरकार पर भरोसा दिखाएं और आपके कांग्रेस को वोट दें, इसके लिए सर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों से? पेपर लीक की घटना हुई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया होता है और उसके लिए देश में प्रथम राज्य ऐसा है, उनकी पहले 10 साल के लिए सज़ा की गई पेपर लीक करने वालों के खिलाफ, अब सज़ा करके उम्र कैद कर दी गई हमारे प्रदेश में। पेपर का फार्म भरने वालों के लिए हमें एक बार फार्म भरना पड़ेगा और पेपर हमारे राज्य में नहीं हो रहा, पेपर सभी राज्यों में हो रहा है। आज केंद्र सरकार की जो भर्ती हो रही है उसमें पेपर लीक होता है। आज बिहार में पहले होते थे, अभी यूपी में हरियाणा में सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर
लीक के रोकने का उपाय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार कर रही है। और जिस प्रकार इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से आपका बड़े दुर्भाग्य की बात है, वो लोग बहुत सारे युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। आज आरपीएससी का मेंबर पूरे देश में पहली बार देखा होगा कि हमारी सरकार ने हटाया उसको। तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर से कठोर कानून लाने का काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले अभी आप प्रदेश में जिले में कांग्रेस की क्या स्थिति देख पा रहे हैं? हमारे ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और 11 में कांग्रेस पार्टी के विधायक बनेंगे और पूरे प्रदेश में करीब 150 से ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी पुणे। चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता, हमारे शहर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं शहर की जनता से इतनी अपील करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति चुनाव के माध्यम से हर दल के लोग आपके बीच में आएंगे। आप उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके सुख दुख दर्द को जान सकता हो, आपके लिए विकास के लिए कटिबद्ध हो, उसकी छवि अच्छी हो। इस प्रकार के आदमी को वोट दीजिए। पार्टी तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी अपने अपने दलों की प्रचार करें या और पार्टी भी आ सकती है, लेकिन ये बात सही है कि आप कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशियों की तुलना कीजिए। कौन आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी, कौन का किसका क्या इतिहास रहा, किस आदमी विकास कराने की क्षमता रखता है, कौन अलवर को नए आयाम देने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिससे अलवर का विकास हो सकता है, उसके पास विजन हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। आज पटरी के पार इतने विकास कराने के इतने आयाम हैं, कितने विकास हो सकते हैं, कितनी सड़कें नहीं हैं, कितनी नाली नहीं है, सीवरेज में कई जगह दिक्कत आ रही है। तो ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसमें काम करा सके। सर, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और बड़ी चल रही है आपके अलवर शहर से टिकट की दावेदारी की। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किस तरीके से अलवर शहर की तस्वीर को बदलना चाहेंगे? ये बड़ा जटिल प्रश्न आपने पूछा। मैं कांग्रेस पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। मैंने बूथ लेवल से काम स्टार्ट किया और मेरे साथियों के माध्यम से और कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से मैं आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा हूँ। यदि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देती है मैं बेखूबी निभाऊंगा। मैं कोई दावेदारी नहीं कर रहा। वैसे तो यहाँ हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं। मैं खुद चाहता हूँ भंवर जितेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ें। आज हमारे भंवर जितेंद्र सिंह बड़े नेता हैं, यदि यहाँ से विधायक बनेंगे तो अलवर का जिस प्रकार सांसद रहते हुए विकास कराया, उससे अधिक जो विकास यहाँ करा पाएंगे। हो सकता है कोई उनको सरकार में बड़ा पद मिल जाए और उनका कद इतना बड़ा है कि इतने सारे विकास करा सकते हैं कि जो लोग सोच नहीं सकते। आप खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते? अगर आप पार्टी आपको टिकट दे तो? पार्टी यदि मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारी देगी उसको दायित्व को निर्वहन करूंगा। लेकिन मैं कोई टिकट नहीं मांग रहा। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता हूं। यदि मुझे जिम्मेदारी देती है तो मैं इसको निर्वहन करूंगा। भंवर जितेंद्र सिंह जी से जब ये इस टिकट के लिए पूछा गया कि क्या आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते, तो उन्होंने पार्टी आला कमान के ऊपर इस बात को छोड़ दिया कि अगर वो जो फैसला करते हैं वो हम उसको मानेंगे। उनके अलावा और आपको और कौन से ऐसे उम्मीदवार लगते हैं जो 15 साल पुराने इस तिलिस्म को बीजेपी के तोड़ सकते हैं? अभी तो पार्टी जिसको मौका दे, कोई व्यक्ति हो, वो इस तिलिस्म को तोड़ेगा और अच्छी वोटों से कांग्रेस पार्टी यहाँ से अलवर शहर जीतेगी। किसी उम्मीदवार का नाम लेके जिक्र करना चाहेंगे? नहीं, किसी भी व्यक्ति को टिकट दे पार्टी, वो चुनाव यहाँ से जीतेगा। तो ये थे आज हमारे साथ दीनबंधु शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि कहना क्या है, उनको ये पूरा विश्वास है कि इस बार राजस्थान में 25 साल पुराना ट्रेंड टूटेगा और कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साक्षी गुप्ता, ATL न्यूज़।